India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। क्या नाबालिग मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दायर याचिका पर किया नोटिस जारी। केंद्र ने कहा बाल विवाह प्रतिबंधित है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हालिया फैसले को दी गई है चुनौती। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को करेगा अगली सुनवाई। यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। हिंसा के दौरान हुई थी 8 लोगों की मौत। मनीष सिसोदिया मानहानि केस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने तिवारी की याचिका की खारिज। ट्रायल कोर्ट के समन को दी गई थी चुनौती। श्रीलंका में नस्लीय हिंसा के शिकार हिंदू तमिलों के पक्ष में मद्रास हाई कोर्ट ने दिया फैसला। कहा हिंदू तमिलों को भी मिले सीएए का संरक्षण। श्रीलंका संशोधित कानून के अंतर्गत नहीं, लेकिन सिद्धांत समान रूप से लागू हो। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट की खबरें मेरे साथ देखिए अब विस्तार से। क्या कोई नाबालिग मुस्लिम लड़की कर सकती है शादी? इस मसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर ने इस बाबत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। फैसले में हाई कोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी पर सहमति जताई थी। याचिका में आयोग ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है और पोक्सो की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर की तरफ से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 16 साल की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने इस मुद्दे पर सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट आर राजशेखर राव को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। एनसीपीसीआर की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले में टिप्पणियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। मेहता ने कहा, कृपया आदेश के इन 2 पैराग्राफों पर रोक लगाएं। तुषार मेहता ने कहा कि बाल विवाह पर प्रतिबंध और पोक्सो अधिनियम पर प्रभाव को देखते हुए यह एक गंभीर मुद्दा है। पीठ ने मामले पर सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय करते हुए कहा, हम मामले की जांच करेंगे। पहले हम एमिक्स क्यूरी को सुनेंगे और हम मामले की सुनवाई करेंगे। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य उम्र की लड़की को ध्यान में रखते हुए एक मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी। उदाहरणों पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है। सर दीन शाह
फरदुनजी मुल्ला द्वारा मोमडन कानून के सिद्धांत पुस्तक से आर्टिकल 195 के अनुसार याचिकाकर्ता 16 वर्ष से अधिक होने के कारण अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए सक्षम है। लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक बताई गई है। इस प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दोनों विवाह योग्य आयु प्राप्त कर चुके हैं। उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि सर दीन शाह फरदुनजी मुल्ला की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोमडन लॉ के आर्टिकल 195 के अनुसार स्वस्थ दिमाग का प्रत्येक मुसलमान जिसने प्यूबर्टी प्राप्त कर लिया है वह विवाह करने योग्य है। एनसीपीसीआर की याचिका के अनुसार उच्च न्यायालय का फैसला अनिवार्य रूप से बाल विवाह की अनुमति दे रहा है और यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्ष हैं और सभी धर्मों पर लागू होते हैं। इसके अलावा निर्णय यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की रोकथाम 2012 या पोक्सो की भावना के खिलाफ है, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून भी है। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा वैध सहमति नहीं दे सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई में मिश्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि राज्य ने अभी तक अपने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। पीड़िता की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि अपराध पूर्व नियोजित था। कोर्ट ने 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और प्रासंगिक कारकों की अनदेखी की, हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद जमानत अर्जी हाईकोर्ट में भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मृतक किसानों के परिजनों की अपील पर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को आशीष की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। अब यूपी सरकार को जवाब देना है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दायर मानहानि मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को खारिज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनोज तिवारी को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर अपील को अनुमति दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ एक निजी मानहानि का केस दायर किया था। सिसोदिया का कहना है कि मनोज तिवारी ने उनके खिलाफ करप्शन के बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इस मामले में मनोज तिवारी सहित आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन के आदेश को बीजेपी सांसद तिवारी ने चुनौती दी थी। सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूलों की इमारतों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाने के कारण मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के सांसदों और विधायकों के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। सिसोदिया ने हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता के साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ भी झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि का केस दायर किया था।
मनीष सिसोदिया ने अपने मानहानि के केस में कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर झूठे आरोप लगाए, जिसका उद्देश्य दिल्ली के डिप्टी सीएम की साख पर धब्बा लगाने और उनकी छवि को खराब करना था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल एक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरबीआई के नामित निदेशक की कथित भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की है। उनकी यह याचिका बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरबीआई के नामित निदेशक की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की थी। स्वामी ने आरबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो बैंकों के बड़ी मात्रा वाले लोन का हिस्सा थे। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि आरबीआई के उन अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता और बैंक लोन धोखाधड़ी के साथ उनकी मिली भगत की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि लोन धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच लंबित है। याचिका में दोहराया गया है कि ऐसे सभी लोन को बैंकों के बोर्ड में आरबीआई के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसलिए आरबीआई के अधिकारियों को इन बड़ी मात्रा वाले लोन को मंजूरी देने के लिए जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि बैंक आरबीआई के अधिकारियों की मंजूरी के बिना इस तरह के बड़ी मात्रा वाले लोन का वितरण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो स्पष्ट रूप से सक्रिय मिलीभगत कर रहे हैं और अपने वैधानिक कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में अरबों रुपए के घोटाले में आरबीआई अधिकारियों की भूमिका की जांच सीबीआई से कराने की मांग है। साथ में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई कर रही निचली अदालत की कोर्ट बदलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती वाली याचिका वापस ले ली है। सत्येंद्र जैन की ओर से वकील विवेक जैन ने जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच को बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार को उनकी जमानत पर सुनवाई करेगा। वकील विवेक जैन ने यह भी कहा कि वह 150 दिनों से जेल में है, इसलिए वो इस मामले की निचली अदालत में होने वाली सुनवाई में और देरी नहीं चाहते। इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेना चाहते हैं। जैन की ओर से किए गए आग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। दरअसल ईडी की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। जिला जज के फैसले को सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जैन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और उधर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सरकार द्वारा बार बार इंटरनेट रोके जाने से बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित होने के लिए मजबूर हैं। याचिका के मुताबिक अब भी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीके से स्कूलों में चल रही है और इंटरनेट पर बार बार रोक लगाने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर हो रहा है। गौरतलब है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इंटरनेट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी चीज है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट बंद किए जाने से जुड़े आदेश और प्रक्रियाएं तार्किक होने चाहिए।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट इस्तेमाल करना मूलभूत अधिकार है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को 1 हफ्ते के अंदर इंटरनेट पर पाबंदी लगाए जाने वाले सभी आदेशों की समीक्षा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 1 हफ्ते बाद जम्मू और कश्मीर सरकार के गृह मंत्रालय ने अस्पतालों, बैंक और सरकारी दफ्तरों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि श्रीलंका में नस्लीय संघर्ष के प्राथमिक शिकार हिंदू तमिलों को नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA के सिद्धांतों द्वारा कवर किया जाना चाहिए। CAA पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय बनने का अवसर प्रदान करता है। मदेरू खंडपीठ के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पैदा हुई एक 29 वर्षीय महिला द्वारा श्रीलंकाई अप्रवासी माता पिता को दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जिला कलेक्टर तिरुचिरापल्ली को भारतीय नागरिकता के लिए अपना आवेदन को पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि संसद ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोस के सताए गए अल्पसंख्यकों के पास अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर है, लेकिन श्रीलंका इस संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि श्रीलंका के हिंदू तमिल नस्लीय संघर्ष के प्राथमिक शिकार थे। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला लेना है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अभिरामी का जन्म भारत में हुआ था और वह जीवन भर इसी देश में रही। वहीं तिरुचिरापल्ली में स्कूल गई और उसके पास आधार कार्ड भी है। उसके पास श्रीलंकाई नागरिकता नहीं थी और अगर उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया तो उसे देशविहीन कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और जिला अधिकारियों को भारतीय नागरिकता के लिए अभिरामी के आवेदन को केंद्र सरकार को भेजना चाहिए था। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में अहम टिप्पणी की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई पति पत्नी खुशी से रहना चाहते हैं तो उन्हें मुकदमा कायम रखने के लिए मजबूर करना हानिकारक होगा। कोर्ट ने ये टिप्पणियों के साथ पार्टियों के बीच समझौता होने पर घरेलू हिंसा के मामले को रद्द करने के महत्व पर जोर दिया। जस्टिस विभा कंगनवाड़ी और जस्टिस राजेश पाटिल की पीठ ने कहा कि सौहार्दपूर्ण समझौते के बावजूद विवादों को खारिज करने से इनकार करना उस समाज के लिए अहितकारी होगा जिसके संरक्षण के लिए अदालतें बनाई गई हैं। पीठ ने CRPC की धारा 482 के तहत पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर एक आपराधिक आवेदन पर पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा या धारा 498A के मामले को खारिज कर दिया। पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया से कहा कि वह IPC की धारा 489A को एक कंपाउंडेबल अपराध बनाने के महाराष्ट्र सरकार के विधेयक को अनुमति देने पर विचार करे। कंपाउंडेबल अपराध वे हैं जिन्हें स्थानीय अदालत की अनुमति से सुलझाया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल अपराध वो हैं जिनका निपटारा नहीं किया जा सकता और इसके लिए हाईकोर्ट की सहमति की आवश्यकता होगी। इस मामले में पति और उसके माता पिता पर नांदेड़ स्थित वजीराबाद पुलिस स्टेशन ने 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत मामला दर्ज किया था। FIR पति द्वारा की गई थी। वैवाहिक
अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन दायर किए जाने के तुरंत बाद दायर हुई थी। इस जोड़े की शादी 2017 में हुई थी और उन्हें एक बेटा भी था। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्ष आपस में एक समझौता कर चुके हैं और मामले की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अदालत में घसीटने का कोई मतलब नहीं है, जब वो आगे बढ़ना चाहते थे और एक खुशहाल जीवन जीना चाहते थे। खंडपीठ ने वकील की दलीलों से सहमति जताई और कार्यवाही को रद्द कर दिया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत आरोपी ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 32 वर्षीय जगताप कथित तौर पर कबीर कला मंच के सदस्य हैं। यह सांस्कृतिक समूह, जिसे प्रतिबंधित भाकपा के प्रमुख संगठन के रूप में ब्रांडेड किया गया है, उसे एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया, जिसके अगले दिन हिंसा हुई। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा, एनआईए के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। एडवोकेट कृतिका अग्रवाल के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में जगताप ने कहा कि वह हास्य के तबके की कलाकार और गायिका हैं। उसने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया है। इसके अलावा ना तो वह फरार हैं और ना ही पुणे पुलिस द्वारा मामले में दायर पहली चार्जशीट में उसका नाम है। उसने तर्क दिया कि जबकि मामला बाद में एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया, एजेंसी ने उसके खिलाफ कुछ भी नया नहीं मिला है। जगताप की ओर से सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने कहा, फ्रंटल संगठनों को किसी न किसी रूप में प्रतिबंधित संगठन के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए और इसकी प्रकृति से इसका मतलब है कि हर कोई मुख्य संगठन का हिस्सा नहीं है। फ्रंटल संगठन पार्टी द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन हर कोई इसका हिस्सा नहीं हो सकता। एडवोकेट संदेश पाटिल ने एनआईए की ओर से प्रस्तुत किया कि आरोपी मिलिंद तेल तुंबड़े, जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कबीर कला मंच के 3 सदस्यों के साथ एल्गार परिषद की घटना पर चर्चा की। जगताप ने इन आरोपों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि एजेंसी ने ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी पेश नहीं किया कि वह केकेएम की सदस्य हैं। और उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नदीम अंसारी को जमानत दे दी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का सिर कलम करने का वीडियो पोस्ट करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बड़े आदेश पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत दी। एकल न्यायाधीश ने कहा, अदालत का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है, जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है। अंसारी को जून 2022 में विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय से जमानत मांगी कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और कथित अपराध का कोई सबूत नहीं है। अदालत को आगे बताया गया कि अंसारी के खिलाफ केवल एक पूर्व का मामला था, जिसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। एक बयान यह भी दिया गया था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे। हालांकि राज्य ने जमानत याचिका का विरोध किया।
उधर रेप के एक आरोपी को पीड़िता से 15 दिन के अंदर शादी करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभियुक्त मोनू की जमानत मंजूर करने के साथ यह शर्त भी लगाई है कि वह जन्मी बच्ची को बेटी का दर्जा देगा। ये आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने दिया। मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाने का है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से उनको कोई आपत्ति नहीं है यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 367, 376 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मार्च 2022 में अभियुक्त आवेदक द्वारा अभियुक्ता को बहकाया गया था। तब वह सिर्फ 17 वर्ष की थी। इसके बाद युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। अदालत के समक्ष अभियुक्ता ने अपने पिता के साथ प्रस्तुत किया कि यदि आरोपी आवेदक को जमानत दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आरोपी आवेदक हिंदू रीति रिवाजों और इस दौरान रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेगा और शादी को पंजीकृत करवाएगा और आगे वह बच्ची को अपनी बेटी के रूप में अधिकार देगा। आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि आरोपी आवेदक अभियुक्ता से शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि वास्तव में वो दोनों शादी करने के लिए भाग गए थे क्योंकि वो प्यार करते थे। उसने आगे कहा कि वह जेल से बाहर आते ही पीड़िता से शादी कर लेगा। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करने के लिए ही घर से भागे थे, लेकिन बाद में पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। पीड़िता और अभियुक्त की एक बच्ची भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पीड़िता और बच्ची को पूरा हक देगा। और उधर पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए 15 दिनों की पैरोल दी है। पैरोल देते समय न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोषी और उसकी पत्नी युवा थे और एक परिवार शुरू करके अपने वंश को संरक्षित करना चाहते थे। न्यायालय ने अप्रैल 2022 के नंदलाल बनाम राजस्थान राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने माना था कि एक कैदी को संतान होने का अधिकार या इच्छा उपलब्ध है। वर्तमान याचिका दोषी कैदी राहुल ने अपनी पत्नी के माध्यम से राजस्थान जेल पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 11 के तहत पैरोल की मांग करते हुए दायर की थी। याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 उपधारा के तहत बलात्कार और अपहरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह छूट पर 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहा। उन्होंने आगे कहा कि मानवीय विचारों को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनकी पत्नी के साथ परिवार शुरू करने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए। राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को गंभीर अपराध के लिए पोक्सो के तहत दोषी ठहराया गया था और राजस्थान जेल नियमों में संतान की कमी के आधार पर आकस्मिक पैरोल का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत ने हालांकि नंदलाल मामले में खंडपीठ के आदेश के मद्देनजर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि एक कैदी की पत्नी को उनके अधिकारों और जरूरतों से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.